हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के हम लेकर आए हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु। तो आज हम इस परमाणु को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका परमाणु चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर उसे देख लीजिए। उसके आगे का हम इसमें जो चीजें उसमें छूटी हुई थी उनको हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर गए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों से भी कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आप अब देखते हैं इसके आगे। देखिए, हमें परमाणु चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं, रिवीजन। रिवीजन में क्या देखना है, देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था परमाणु क्या होता है। तो परमाणु की संरचना देखा, परमाणु का किसने बताया था, संरचना किसने बताया था, तो रदरफोर्ड ने बताया था। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की जो त्रिज्या थी, विभिन्न प्रकार के परमाणु की जो त्रिज्या थी, त्रिज्या का एक सूत्र निकलता आया था, जिसका त्रिज्या के लिए क्या सूत्र आया था, आपका आवर आया था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m पाई m z i स्क्वायर। ये किसका मान आया था, आपका आर का मान आया था। ये आपका किसका सूत्र है, त्रिज्या का। इसके बाद देखिए हम दूसरा आपने सूत्र पढ़ा था। अच्छा, इसको त्रिज्या थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाते हैं तो आपने देखा इसका व्यापक रूप लिख दिया था। व्यापक रूप में आपने देखा इसका मान क्या था, आपका आया था देखो 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉन, इतना आया था आपका त्रिज्या। इसी प्रकार त्रिज्या बाद आपने वेग देखा था। तो वेग का सूत्र देखिए क्या था, v बराबर था जेड ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट n। अगर यहाँ पर आपने मान रखा तो दिया था आपका 2.16 गुणे 10 घाते माइनस प्लस 6 इंटू देखो ऊपर गया है जेड अपान n, इतना मीटर प्रति सेकेंड आया था। इसी प्रकार आपने ऊर्जा का भी सूत्र देखा था। किसका सूत्र देखा था, ऊर्जा का। ऊर्जा का देखिए आपने देखा था किसका, ई बराबर आपका आया था माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर। इसी का जब मान आपने रखा था आया था माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने देखा था। ये आपका था त्रिज्या का सूत्र, ये था आपका वेग का, और ये किसका था, ऊर्जा का। ये तीनों सूत्र थे जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे आए हैं, डेरिवेशन में किया, समझ आ गया। तो ये आपका रिवीजन के लिए था। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे आपका है हाइड्रोजन परमाणु या विभिन्न परमाणु, हाइड्रोजन नहीं विभिन्न परमाणु जिनमें जो ऊर्जा स्तर होता है उनका निम्न स्तर, मतलब कि कई प्रकार के स्तर होते हैं, एक से अधिक स्तर होते हैं, तो किस प्रकार होते हैं उसी को तो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है परमाणु की विभिन्न परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तर, परमाणु विभिन्न ऊर्जा स्तर। तो देखिए इससे क्या होता है, परमाणु विभिन्न ऊर्जा स्तर होता है। तो अभी आप देखो यहाँ पर कि आप जानते हो कि क्या होता है, आपका मध्य में नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखिए इसमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इन सभी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर, और इनको बोला जाता है क्या, ऊर्जा स्तर। क्या बोला, ऊर्जा स्तर। अब ध्यान समझो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इन्हीं कक्षाओं को क्या होता है, ऊर्जा स्तर, और इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। तो आप याद रखोगे कि ऊर्जा स्तर इनकी क्या होती है, उनकी ऊर्जा जो होती है, इनकी ऊर्जा वो निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित। अब ध्यान से, इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित। अब इन सभी में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी सभी का आपका ऊर्जा क्या होता है, अलग अलग होता है और निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। देखो अगर आपको जानना है किसका कितना होता है तो आपने यहाँ सूत्र निकाल रखा है, क्या, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सूत्र से आप किसी भी ऊर्जा का स्तर निकाल सकते हैं। तो अगर इससे निकाल सकते हैं, आप देखिए होता है इन सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लगाता है, चक्कर लगाता है। यदि आप इसमें से देखिए जो आपका अंदर वाला कक्षक, कहाँ, अंदर वाला,
इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऊर्जा दे दो, क्या करो, ऊर्जा दो, तो ये अगर ऊर्जा पाता है तो इसमें क्या होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो देखो ये आपका इसमें चला जाता है दूसरे वाले। क्यों? क्योंकि सबसे अंदर वाली ऊर्जा सबसे कम होती है, जैसे जैसे बाहर जाते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, देखिए जब आप इस अंदर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो ये ऊर्जा पाकर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आता है, उत्तेजित। जैसे उत्तेजित होता है मतलब इसके अंदर शक्ति आ गई कि अब देखो ये अब कंट्रोल नहीं रहेगा कि जहां है वहां नहीं रहेगा, उसमें क्या है, ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आ गई तो भाग को ऊपर वाले जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर वाले। तो ये ऊर्जा जैसे ही पाता चला जाता है अपने ऊंचे वाले कक्षक में, यानी इसमें चला जाता है इसमें। अगर और ऊर्जा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला सकता है, या और ऊर्जा देंगे तो और ऊर्जा, तो जितना ऊर्जा देंगे उतने ऊंचे वाले कक्षक में चला जाता है। तो ये अपने इस जिसमें था उसको बोलते हैं अस्थायी अवस्था। क्या बोलते हैं, अस्थायी अवस्था। जब ये यहाँ से दूसरे तीसरे चौथे कक्षक में चला जाता है तो उसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। तो वो तीन अवस्था होती है, सिंपल से समझो। देखो अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको यहाँ देखो हम बता रहे हैं कुछ ऊर्जा स्तर। ये आपका देखो हो गया, ये आपका मूल ऊर्जा स्तर हो गया 1 2 3। देखो ये आपका है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 4, इस प्रकार। ठीक है। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन इस मूल ऊर्जा स्तर में, मूल ऊर्जा स्तर मतलब n1 में, किसमें है, n इसमें है। अब जब ये आपका ये देखो इसकी ऊर्जा क्या होगी, E1, इसकी ऊर्जा होगी E2, इसकी ऊर्जा होगी E3, इसकी ऊर्जा होगी E4। ठीक है। अब देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है तो इसको बोलते हैं मूल स्तर। मूल स्तर यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसके बाद देखिए ये द्वितीय स्तर, ये आपका क्या है, इन सभी में अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाता है, या इसमें से ऊपर वाले में चला जाता है, या और ऊपर वाले में चला जाता है, तो इन सभी अवस्थाओं को देखिए, इन तीनों अवस्थाओं को, यानी इन तीनों अवस्थाओं को, इन तीनों अवस्थाओं को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित। देखो जब इलेक्ट्रॉन मूल कक्षक में था तो मूल अवस्था, जैसे ही आप दूसरे तीसरे चौथे में जाता है ऊर्जा पाकर दूसरे तीसरे चौथे में जाता है इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। और अगर ध्यान सुनो नहीं आप, अगर इन सभी के बाद यहाँ पर आपको क्या होता है, आयन, मतलब ये कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाए, कक्षा छोड़कर बाहर चला जाए मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आप इतनी ऊर्जा दे दो, इतनी ऊर्जा दे दो कि इन सभी कक्षकों से इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाए, कक्षा छोड़कर बाहर चले जाए, परमाणु छोड़कर बाहर चला जाए, परमाणु से बाहर चला जाए। तो इस प्रकार जितनी ऊर्जा जिसको चाहिए या बाहर जाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और जिस अवस्था में जाता है इस अवस्था का नाम होता है आयनन अवस्था। क्या नाम होता है, आयनन अवस्था। यानी कौन सी अवस्था है, आयनन अवस्था। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला गया तो इसको बोलते हैं आयनन। तो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हुई, मूल अवस्था या मूल स्तर, फिर जो तो उत्तेजित स्तर होता है आयनन। समझ में आएगा। अब एक चीज और ध्यान से यहाँ पर, ये जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन को अपने अक्षर से दूसरे तीसरे चौथे में जाना है। कहाँ जाना है, दूसरे तीसरे चौथे। तो इसको जितनी ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, उत्तेजन ऊर्जा। और अगर इसी इलेक्ट्रॉन को आप इतनी ऊर्जा दो कि आना आवश्यक ऊर्जा, तो याद रखो अब किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो याद रखो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर परमाणु से आपको कहाँ करना है, आयनन अवस्था ले जाना है, तो इसको जितना ऊर्जा चाहिए उसी ऊर्जा क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। समझ आया। तो ये आपकी ऊर्जा थी और स्तर था, प्राथमिक द्वितीय तृतीय और प्राथमिक द्वितीय तृतीय अवस्थाएं थी। तो इसमें आपने लिखा मूल स्तर, उत्तेजित स्तर और आयनन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपको समझ आएगा। अब इसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ, देखिए अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित अवस्था में तो चला गया, अब देखिए यहाँ जाकर वहां रुकता नहीं कि अब ऐसा है कि अब यहाँ से चला यहाँ तो यही रहेगा, ऐसा नहीं है।
कि एक बार छोड़ के चला गया दोबारा वापस तो नहीं जाएगा, ऐसा होता ही नहीं। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब होता है आपका, देखो इलेक्ट्रॉन जो है आपका यह, देखो उत्तेजित उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद, जाने बाद क्या होता है जानते हैं? देखिए एकदम सिंपल होता है कि यह क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में केवल 10⁻⁸ कितना रहता है, 10⁻⁸ रहता है, फिर वापस अपनी कक्षा में, वापस अपनी कक्षा में चला आता। अब ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिला तो यह क्या किया, ऊपर वाला कक्षा में गया, लेकिन वहां जाकर रुकता नहीं कि हमेशा के लिए वही हो गया, ऐसा होता नहीं। क्या होता है, वहां जाता है, वहां 10⁻⁸ के लिए रुकता है। कितना, 10⁻⁸, मतलब माइक्रो सेकेंड से भी कम समय के लिए रुकता है, फिर वापस चला, फिर क्या होता है, वापस चला जाता। तो आप ये बताओ अपने दिमाग से, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां तक जाने के लिए क्या कुछ ऊर्जा देना पड़ा था, क्या करना पड़ा था, ऊर्जा देना पड़ा। तो देखो यहाँ पर हम दो स्तर बनाए, ठीक है, ये आपका E1 स्तर है और ये आपका E2 स्तर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था, इसको हम क्या किए, कुछ ऊर्जा दिए, क्या किए, ऊर्जा दिए, ये चला गया इसमें दूसरे ऊर्जा स्तर में। फिर यहाँ मात्र ये 10⁻⁸ सेकेंड रुका, उसका फिर क्या हुआ, वापस आ गया अपने कक्षा में। तो देखो अब बताओ, इसको यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, कुछ ऊर्जा दिए थे, क्या दिए थे, ऊर्जा दिए थे। ये बेटा जब वापस आएगा तो ऊर्जा क्या होगा, फिर से ऊर्जा निकलती है, क्या होती है, निकलती। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा लिया था, फिर वापस जब आने लगता है तो उसी ऊर्जा को यहाँ फोटान के रूप में उत्सर्जित करता है, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। इस बात क्या रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोल रहे हैं कि जब यह उच्च दूसरी कक्षा से अपने मूल कक्षा में आता है, तो विद्युत जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा इसको मिला था, उस ऊर्जा को क्या करता है, फिर से निकालता है, किसके रूप में, फोटान के या विकिरण के रूप में। समझे आपको? अब उस फोटान या विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, ये हमको पहले हम देख लेते हैं ऊर्जा। तो आप ये बताओ, इसको यहाँ से जाने में जो ऊर्जा लगाते हैं, यानी इन दोनों के बीच जो ऊर्जा में अंतर होगा वही ऊर्जा होगा। तो अगर निकालेंगे तो देखिए डेल्टा ई निकलेगा, डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1, यही होगा। दूसरे में से अगर पहले ऊर्जा हम हटा देंगे तो क्या होगा, ऊर्जा अंतर निकल जाएगा। यही ऊर्जा लेकर गया था वो वापस आते हुए ऊर्जा देता है, तो उनका जो डेल्टा ई मान यही आएगा। अब आप ये आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये क्या है आपका विद्युत ऊर्जा, सॉरी ये आपका क्या ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा। अब इसमें देखो होता क्या, E2 और E1, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो निकलने वाले E जब नीचे आता है ना, तो ये विकिरणों के रूप में क्या करता है, ऊर्जा। तो इस विकिरण की आपको तरंग दैर्घ्य क्या करना है, इस विकिरण की आपको तरंग दैर्घ्य बताना। तो कैसे करोगे, देखिए ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है आपका Hc/λ, ये होता है बराबर। देखिए E2 है, E2 के लिए आपने भी जस्ट पहले ऊर्जा पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा, आपने देखा तो वहां पर RCH Z² यन, क्या था, एन स्क्वायर। अब देखिए ऊर्जा में एन स्क्वायर, हम लिखते रहे N2 का स्क्वायर, और ये आपका क्या था, माइनस, किसमें था, माइनस में। फिर यहाँ देखिए सूत्र में माइनस है, फिर यहाँ पे आपको माइनस RCH Z²। अब देखिए E1 इसलिए क्या लिखते हैं, N1 का स्क्वायर। समझिए आपको क्या, देखिए ऊर्जा और अभी जस्ट आपको ऊर्जा कराती है होता है माइनस में RCH Z²। अब ध्यान देखिए ये द्वितीय कक्षा का है, इसलिए यहाँ पे N2 लेते हैं, ये प्रथम स्तर का था इसलिए यहाँ लेते हैं, ये द्वितीय स्तर का प्रथम स्तर का इसलिए। अब बताओ इससे सॉल्व करोगे क्या होगा आपका, देखो अगर इसे सॉल्व करोगे क्या होगा, Hc/λ बराबर, यहाँ से देखो माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या करें, प्लस वाले को इधर कर दे, देखो छह बार लिखते माइनस RCH Z²/N2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस RCH Z²/N1 का स्क्वायर। अच्छा ध्यान देखो यहाँ CH है और इस तरफ भी CH है, तो CH अगर इधर से कॉमन लेंगे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका, इसमें से पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन लेने पर आप RCH Z², पूरा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कैसे, पे तो देखो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से Hc/λ बराबर, यहाँ से क्या करें
आर सी एच जेड स्क्वायर पूरा कॉमन ले रहे हैं, यहाँ आएगा, देखो माइनस तो था और प्लस में तो पहले इसको लिख दे रहे हैं, क्या होगा 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, यही बचेगा। अब ध्यान देखो यहाँ सी एच से सी एच कट गया, सी एच से सी एच क्या होगा, कट गया। अब थोड़ा सा ये देख लो, तो यहाँ देखो आया, यहाँ बचा क्या है 1 अपान लेमडा बराबर, यहाँ क्या बचेगा आर जेड स्क्वायर अपान 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। ये आपका किसका मान आ गया, ये आपका आ गया तरंग दैर्ध्य का मान, किसका तरंग दैर्ध्य है, ये आपका जो तरंग दैर्ध्य क्या मान आया इसका, उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य। ये क्या होता है उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य, यानी जब यहाँ से ले चार दूसरे कक्षा से पहले कक्षा होता है ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन करता है, तो इन विकिरणों के तरंग दैर्ध्य क्या होगी 1 अपान लैम्डा, ये होगा आर जेड स्क्वायर कोष्टक 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। तो इसको आप याद रखो, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पर सवाल आता ही आता है, इस चैप्टर से सवाल आता है तो इस पर सवाल पक्का आता है, तो इसको नोट करो, फिर आगे हम इससे कुछ अनुप्रयोग उसको पढ़ लेते हैं, तो जल्दी इसको नोट करो। चलिए इसके आगे हम देखने वाले हैं क्या, परमाणु, देखिए हमने पढ़ चुका, अब इसके आगे हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या देखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले देखा था आपके बामन ने, बामन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम देखा कि जब हाइड्रोजन में आपको क्या होता है, यही घटना होती है, यानी हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन अपने उच्च कक्षा में जाता है वहां से वापस आता है, तो वो क्या करता है कुछ विकिरणों को निकालता है, तो इन विकिरणों को जो निकाल रहा था उनकी उन्होंने देखा कुछ चमकीली विकिरण निकल रही थी, उनकी कुछ तरंग दैर्ध्य थी, तो उसको सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, बामन। तो याद रखो आप कि सबसे पहले बामन बामन ने क्या किया था 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में क्या किया था, इसका अध्ययन किया था, और अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न कक्षा में आता है तो जो विकिरणों का कुछ उत्सर्जन करता है, इन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य कुछ होती है जिन्हें उन्होंने देखा और उसके आधार पर इस सिद्धांत को दिया। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ और वैज्ञानिक आए, तो टोटल आपके 5 वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक हैं 5, जिन्होंने एक क्रम बाय क्रम करके हाइड्रोजन के विभिन्न स्पेक्ट्रम को दिखाया, तो इन सभी स्पेक्ट्रम को एक मिलाकर कहा गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, 5 वैज्ञानिक कौन कौन से थे आपके, थे लाइमर, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुन। ये 5 वैज्ञानिक ने अलग अलग तरंग दैर्ध्य को बताया कि हाइड्रोजन में अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग तरंग निकलती है। तो अब इसको हमको पढ़ने वाला है, तो तुम पहले स्टार्टिंग शुरू करते हैं। देखिए आपके पास हाइड्रोजन पास कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। देखिए करना क्या है आपको, ये मूल स्तर है, ये द्वितीय स्तर है, ये तृतीय स्तर है, ये चतुर्थ स्तर है, पंचम स्तर, षष्ठ स्तर, अब उसके और स्तर होंगे, लेकिन हम यहाँ पर अनंत क्या बना देना। हाँ। अब ध्यान दो, हम किसको देखना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूल कक्षक में होता है आपका, ये आपका क्या है, देखिए ये आपका n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6। ये क्या है, ये सभी आपके ऊर्जा स्तर, ये सब क्या है ऊर्जा स्तर। इसमें आपका मूल ऊर्जा स्तर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग ये बताओ, आप लोग से को पूछा जाए इनकी ऊर्जाएं कितनी, तो ऊर्जा निकाल सकते हो, एकदम सिंपल है। देखो आपको ये सूत्र पढ़ चुके हो, कौन सा सूत्र पढ़ चुके हो, यहाँ देखो आप ये सूत्र पढ़ चुके हो, E बराबर क्या होता है माइनस 1306 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ चुके हो नहीं। अभी बताओ कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, क्योंकि हम निकालने के वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर देखेंगे आप किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए अगर आप हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जेड का मान कितना होता है 1 और एन का मान कितना है, ठीक है अलग अलग एन का मान है लेकिन जेड का मान कितना है 1। अगर यहाँ से आप निकालेंगे कि इसको एन का मान रख के, तो ध्यान से देखो जेड का मान 1 रख दो, मतलब ये भी 1 हो जाएगा 1306 एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर है, इसका मतलब अगर आपको पहले का निकालना है तो आपको एन के स्थान पर क्या रखना होगा 1,
एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए E1 निकालेंगे आपका आएगा -13.6। अगर यहीं पर आप E2 निकालेंगे, E2 मतलब n का मान क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, तो n का मान अगर 2 रख देंगे तो देखिए E2 क्या निकल जाएगा, E2 आपका आएगा -13.6/2 का स्क्वायर, यानी आपका टोटल होगा कि ये हो जाएगा -13.6/4। अब 4 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, देखो 4 3 12, 13 12 1 6 16, 4 चौके 16, इतना। तो इस प्रकार आप चाहें तो सभी n से भाग देकर सभी के मान निकाल सकते हैं। देखिए हमें आपको लिख दे रहे हैं इसका मान कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपको निकाल के दिखा दिए। फिर उसके बाद तीसरे में अगर आप दिखे रखेंगे तो नॉर्मल नहीं होता, 13.6 है, इसमें आपको n उसका ऐसे भाग देना, तो अगर यहाँ पे n 3 है, यानी अगर 3 है तो अगर 13.6 में 9 से भाग दोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन। फिर 4 16 से भाग देंगे तो आपका आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं से अगर आपको 25 से भाग देना होगा तो कितना आएगा, देखिए 0 भाग देते 13 में तो 25 पंचे 125, फिर कितना है 125 11 110, 25 का 100। फिर अब अगर एक बार भाग 36 से तो 3 यानी 108, फिर घटा देंगे 28, इतना है समथिंग इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे, और याद रखो सभी माइनस में, किसमें आएंगे, माइनस में, ये सभी किसमें होंगे, माइनस में, ठीक है। अब देखो ये सब क्या है, विभिन्न ऊर्जा स्तर, और ये कौन सा, ये आपका n का मान यहाँ पे ये अनंत, देखिए याद रखिए अनंत का मतलब क्या है कि आयनित हो चुका है, n का मतलब अनंत का मतलब क्या है, आयनित हो चुका है। तो अब इसको आपको करना है, ध्यान देखो, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से इसमें गया, फिर इसमें किसमें जा सकता है, फिर यहाँ से वापस आ सकता है, तो यहाँ से वापस आएगा तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय या फिर फोटान के रूप में क्या होगा, विकिरणों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। तो अभी उत्सर्जन क्या होता है, देखो उसमें सबसे पहले आप देखें, अगर ये किसी भी कक्षक से मूल कक्षक में आए, किसी क्या हुआ, किसी भी कक्षक से अगर मूल कक्षक में आता है तो उसको किसने देखा था, उसको देखा था आपके लाइमन। अब आप कहोगे सर भी बामन को देखते, देखो बामन ने जो देखा था, इन्होंने देखा था दृश्य किरणों, किसको देखा था, दृश्य किरणों। लेकिन हम क्या पढ़े, हम पूरा स्पेक्ट्रम पढ़े, स्पेक्ट्रम हम आपको बताया 5 वैज्ञानिक है। अब 5 वैज्ञानिक में सबसे पहले वैज्ञानिक थे आपके लाइमन, तो लाइमन ने देखा था कि अगर कोई प्रकाश किरण आपकी कहाँ आती है, प्रथम कक्षा में आती है उच्च ऊर्जा स्तर से, तो होता क्या, देखो अगर आपका प्रथम में कैसे आएगी, या तो दूसरे से आएगी, या फिर तीसरे से आएगी, या फिर चौथे से, या पांचवें से, या फिर छठे से, या फिर अनंत से, यही आएगी। देखो ये आपका किस स्तर में आ रही है, पहले स्तर में, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर यानी पहले का ऊर्जा स्तर में आता है, तो इससे जो विकिरण निकलती है वो आपकी आ जाती है किसमें, लाइमन से, किसमें आती है, लाइमन से। तो याद रखो ये आपका कौन सा श्रेणी है, ये आपका है लाइमन श्रेणी, कौन श्रेणी है, लाइमन। फिर यदि मान लीजिए आपका पहले मैंने आपका दूसरे में, पहले मैंने आपका कहां से आ रहा है, दूसरे में, यानी इधर ऊपर से आपका कहीं दूसरे में आ रहा है, तो इसमें जो प्रकाश किरण निकलती है उसको देखा था बामन, किसने देखा था, बामन, यानी दूसरे कक्षा में जो निकल रहे उनको देखा था बामन ने। तो उन्होंने कहा या फिर देखो या तो तीसरे में से आएगी, चौथे में से आएगी, पांचवें में से आएगी, या छठे में से आएगी, या फिर अनंत से। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है इसको बोलते हैं बामन श्रेणी, क्या बोलते हैं, बामन श्रेणी, क्योंकि इससे जो विकिरण निकलती है उसको देखा था किसने, बामन। समझ आ रहा है, अभी आपको हम यहाँ पे चार्ट बना के दे देंगे जिससे आप देखने में हर एक चीज अच्छे समझ जाओगे। अब देखो अगर इसमें दूसरे में आकर सिर्फ तीसरे में आया, कहाँ है, तीसरे में, तो इसकी खोज किया था पास्चन, किसने खोज किया था, पास्चन। तो पास्चन ने देखो क्या किया था कि यहाँ से विकिरण आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, या फिर यहाँ से, तो इसको बोला जाता है पास्चन श्रेणी, क्या बोला जाता है, पास्चन श्रेणी। अब उसके पास्चन में देखिए क्या आता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट ने क्या किया था, चौथे वाले लिखा था कि अगर उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे वाले में, किसमें आया, चौथे वाले में, तो इसको देखा था किसने, ब्रैकेट, देखिए इसको देखा था
ब्रैकेट नामक वैज्ञानिक। और अगर यही इलेक्ट्रॉन आपके किसमें पांचवें स्तर में, किसमें आए पांचवें स्तर में, तो कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ से आ सकता है और अनंत से आ सकता है। तो जो पांचवें स्तर में आता है उसको देखा था कुंडल ने, किसने देखा, ये पांचों वैज्ञानिकों ने 5 ऊर्जा स्तर के लिए देखा। लाइमन ने किसने के लिए देखा, प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए, बामर ने आपका द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए, पास्टर ने तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए ब्रैकेट चतुर्थ और कुंड ने पंचम। यानी इन प्रकार से अलग अलग ऊर्जा स्तर पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा में अंतर क्या होता है, अलग अलग। तो जितना ज्यादा ऊर्जा अंतर होगा तरंग उतना छोटी होगी और जितना कम ऊर्जा अंतर होता है उतना ज्यादा होगी। तो इस प्रकार इनकी तरंग जो होती है अलग अलग होती है और उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने देखा, इसलिए उनका नाम अलग अलग श्रेणी में रखा गया और इस पूरे को मिलाकर कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आप कहोगे कि इसको देखा इन्होंने कैसे, तो देखो जब अगर प्रकाश किरण किसी भी स्तर से आती है मूल स्तर, किसमें आती है मूल स्तर, तो जिस प्रकाश का उत्सर्जन करती है उस प्रकाश का नाम है, अगर वो मूल स्तर में आती है तो ये आपका होता है पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण होती है, पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण को देखा था किसने, नहीं, बामर ने क्या देखा था, दृश्य प्रकाश को। किसको देखा था, दृश्य किरण को। यानी अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो यह जिस विकिरण को उत्सर्जन करता है उस विकिरण का नाम है क्या, दृश्य किरण। क्या नाम है, दृश्य किरण। दृश्य किरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अगर यही तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं, यानी पहले दूसरे में तीसरे में आते हैं, तो तीसरे में आते हैं तो ये आपका अवरक्त किरणों को निकालते हैं। किसको, अवरक्त। अगर चतुर्थ में आते हैं तो यहाँ भी अवरक्त ही निकलता है और पंचम में आते हैं तो यहाँ भी क्या निकलता है, और क्या निकलता है, और। समझ आएगा, कोई इतनी बात नहीं। अब ध्यान से लाइमन के लिए अगर आपको तरंगदैर्घ्य निकालना हो, इसके लिए सूत्र निकालना हो तो क्या निकालोगे, बामर के निकालना, पार्शियल ब्रैकेट के फुल के, इन सभी के लिए क्या क्या सूत्र होगा। तो सिंपल है एकदम, ये आपको समझ आ गया, समझ आएगा नहीं। अब इसके बाद आप ध्यान समझो कि अगर लाइमन के लिए आपको निकालना तो ये लाइमन के लिए देखो मूल कक्षक क्या है, n 1 1, n क्या है 1, यानी किसी भी ऊर्जा स्तर से आपका आएगा किसमें, प्रथम। तो अब हम इन सभी पांचों को अलग अलग देखते हैं, एकदम सिंपल है। यहाँ देखो पहला क्या है, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। देखो लाइमन श्रेणी निकालना है तो सिंपल, ये बताओ लाइमन श्रेणी में प्रकाश किरण कहाँ आती है, प्रथम में। यानी अभी आपने ऊर्जा का सूत्र देखा था, क्या सूत्र देखा था, देखो आपने अभी ऊर्जा के लिए एक सूत्र देखा था, व्यापक रूप। यहाँ पर लिख दे रहे हैं व्यापक, ई बना तरंग दैर्घ्य। आपने क्या देखा था, जो उत्सर्जित तरंग थी 1 लेमडा इक्वल टू क्या था, आर जेड स्क्वायर सिस्टम 1 n1 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ जेड क्या है, प्रमाण। आप देख किसके लिए, हाइड्रोजन के, किसके लिए देख रहे हो, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए जेड मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सूत्र आपका क्या आएगा, सिर्फ आएगा आर कोष्टक 1 n1 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर, यही तरंग दैर्घ्य होगा। तो अब देखिए लाइमन श्रेणी की जो तरंग दैर्घ्य उसको अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, यही लगाओगे सूत्र, यही लगाओगे सूत्र, यही लगाओगे तो आपका आएगा क्या, 1 लेमडा बराबर आर कोष्टक में 1 n1 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर, ये होगा ना। अब आप बताओ अपने दिमाग से कि यहाँ पर n1 क्या है और n2 क्या है। तो देखो n1 क्या है, यानी जिसमें आ रहा है आपका n1 होता है, n1 क्या है 1, यानी लाइमन के लिए जो n1 का मान होगा वो सदैव होगा 1। कितना होगा 1। यही अगर आप इसके लिए n2 का मान निकालोगे तो अब बताओ 1 में आना है तो कम से कम कहाँ से आ सकता है, कम से कम आपको आएगा कहाँ से, 2 से, उसके बाद 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक से आ सकता है, लेकिन कम से कम कहाँ से आएगा, 2 से। अब ऐसा थोड़ी है कि पहले से पहले आ जाएगा, क्या बताओ, ऐसा पहले माना देखो कहाँ से आ रहा, दूसरे से। अब दूसरे के बाद ऐसा थोड़ी है पहले से पहले आएगा नहीं, तो दूसरे से, तीसरे से, चौथे से आएगा, इस प्रकार आपका आएगा। तो यानी n1 मान आपका 1 होगा, n2 मान क्या होगा 2 3 4 5। इसी प्रकार आप इसके लिए रखेंगे लाइमन के। तो अब अगर यहाँ पर आप रख दें n1 और n2 का मान, लिखिए यहाँ पर n1 और n2 का मान रखते हैं, तो अगर आप यहाँ पर n1 का मान रखेंगे कितना 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका माइनस n2 का मान क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब आपका n2 का कुछ भी हो सकता है, n2 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना। देखो n का स्थान पे आप 1 रख दिए, यहाँ पर n2 के स्थान 2 3 4 5 या अनंत कुछ भी हो सकता है, समझ आया।
ये आपका हो गया लाइमन श्रेणी। इसी प्रकार आप क्या देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, तो अब देखो बामर श्रेणी के लिए आपको क्या करना है, बामर श्रेणी में आपका जो है n1 का मान है 2, n1 क्या है 2, क्योंकि आपका किसमें आ रहा है दूसरे में, देखो n2 क्या है दूसरे, यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके लिए n1 का मान होगा 2 और n2 का मान क्या होगा 2 से अधिक, यानी 3 4 5 6 ऐसे करके ये किसके लिए हो गया, बामर के लिए, क्योंकि बामर मूल आपका कौन सा आता है दूसरे में। इसी प्रकार अगर आपको निकालना है किसके लिए, तीसरा पाचन के लिए, तो पाचन श्रेणी के लिए क्या होगा, आप खुद दिमाग से बताओ, पाचन श्रेणी के लिए क्या होगा, पाचन श्रेणी के लिए आपका जो n1 का मान क्या होगा 3, क्यों, क्योंकि पाचन में n1 का मान कितना आता है 3, अब उसके बाद n2 का मान क्या आएगा, n2 का मान 3 से अधिक, यानी 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आपका समझ आ गया। इसी प्रकार अगर आप किसके लिए देखेंगे, चौथा ब्रैकेट के, ब्रैकेट श्रेणी, तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए आपको क्या होगा, देखिए ब्रैकेट श्रेणी क्यों में आता है आपका चौथे में, अगर चौथे में आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर n1 का मान आपका क्या होगा 4 और n2 का मान 4 से अधिक, 4 से अधिक मतलब 5 6 7 इससे ज्यादा, समझ आया आपको। ये आपको क्या है बामर श्रेणी पाचन श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी, एक श्रेणी बचा है क्या फोन, इसका अपने साथ लिख लोगे तो अपने से लिख लो इसको, अपने से क्या लिखोगे n1 का मान, देखो n1 का मान आपका इसमें क्या होगा 5, क्योंकि किसका चुना है 5, और n2 का मान 6 से अधिक, चलो अच्छा थोड़ा सा लिख देते हैं। पांचवा आपका क्या है फुंड श्रेणी, तो फुंड श्रेणी की अगर आप देखना चाहोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर n1 का मान है 5 और n2 का मान 6 7 8 इससे ऊपर, यानी समझ आया आपको, तो ये आपका है लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फुंड, ये सिंपल सा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और आपको ये सभी पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। अब देखो इन सभी के लिए आप यही सूत्र लिखोगे, ये व्यापक सूत्र है, n1 n2 मान रख दोगे तो आपका लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फुंड में किसी का भी निकल जाएगा, ये आपका नहीं है, ये आपका रफ कारक था, ठीक है, ये आपका क्या था रफ कारक था, तो आप इसे नहीं लिखेंगे, ये आपका रफ कारक, तो ये आप पूरा नोट कर लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लिया, अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आपको याद रखने के लिए एकदम एक माइंड मैप की तरह बना दे रहे हैं आपको जेपी स्टार चार्ट। आज आप क्या देखने वाले हो, आज एक देखने वाले हो जेपी स्टार चार्ट। अब इस चार्ट से आपको पूरा का पूरा याद है। अब देखो क्या इसमें है क्या, तो सबसे पहले आपने देखा इसमें क्या थे कुछ श्रेणी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका क्या श्रेणी। अब इन श्रेणियों में आपका क्या है n1 तथा n2 का मान, n1 तथा n2 का मान, और फिर तीसरा क्या है इसमें उत्सर्जित विकिरण, उत्सर्जित विकिरण, ये तीनों चीज। अब देखो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपका इसमें श्रेणियां क्या होती है, 5 श्रेणी थी 1 2 3 4 और, तो 5 श्रेणियां देखिए क्या क्या, पहला आपका श्रेणी था जिसका नाम था लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी के लिए आप बताओ n1 का मान क्या, n1 का मान आपका था 1, जबकि n2 का मान क्या था, 1 से अधिक 2 3 4 कहाँ तक अनंत। अब लाइमन श्रेणी जो उत्सर्जित विकिरण थी किस कौन सी थी, तो लाइमन श्रेणी उत्सर्जित विकिरण आपकी थी पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरण, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, तो देखिए बामर श्रेणी में क्या है, बामर श्रेणी के लिए आपका जो n1 का मान है वो आपका है 2, जबकि n2 का मान क्या है 2 से अधिक क्या होगा 3 4 5 से कहां तक अनंत। अब बामर श्रेणी में उत्सर्जित विकिरण कौन सी थी, तो इसमें उत्सर्जित विकिरण थी आपकी दृश्य किरण, दृश्य किरण। अब दूसरा इसका बामर में क्या आता है, तीसरा आपका आता है क्या पाचन, पाचन श्रेणी। अब देखिए थोड़ा गिनती बराबर कर देते हैं, ये 2 3, तो पाचन के लिए देखिए आपका n1 का मान कितना है
इसके लिए N1 का मान आपका है 3, जबकि N2 का मान क्या है 3 से अधिक 4, 5, 6 से अनंत। और इसमें जो विकिरण निकली थी वो कौन सी थी? अवरक्त। कौन सी थी? अवरक्त। समझ आ रहा है? अब इसी प्रकार आप अगर चौथा पांचवा भी लिख लो, चौथा और पांचवा। देखो चौथा आपका क्या था? पांचवा बाद आपका आता है ब्रैकेट श्रेणी, और ब्रैकेट श्रेणी में फिर क्या आता है आपका? फुल श्रेणी। अब ध्यान को ब्रैकेट के लिए आपका N1 का मान क्या है? 4, और जबकि N2 मान 4 से अधिक यानी 5, 6, 7 से कहां तक? अनंत। और इसमें कौन सी निकली थी? आपकी अवरक्त किरण ही निकली थी, अवरक्त। इसी प्रकार आपका फुंड के लिए N1 का मान कितना? 5, और N2 का मान 6, 7, 8 से अनंत तक। और इसमें कौन सी निकली थी? अवरक्त किरण। कौन सी किरण निकली है? अवरक्त। समझ। तो ये आपका जीपी स्टार चार्ट है। इस चार्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, तो आप इसको अगर याद कर लिए हो तो आप उसके सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसको बस आपको याद रखना है। तो देखो इसमें बस यही याद रखना है कि कौन सी श्रेणी में N1 और N2 मान कितना होता है, उसमें कौन सी विकिरण होती है। देखो ये बहुविकल्पी में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये समझ लीजिए आपका जो ये उत्सर्जित प्रकाश किरण ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा किस रंग का था या कौन सी प्रकाश किरण उत्सर्जित होती है। तो इसको आप बताओ अच्छे से याद कर लीजिए, और इसको भी याद करिए, बहुत ही जरूरी है। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं कि आपका परमाणु चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर को आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो अगर चैनल पर आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर लो ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। और बोर्ड एग्जाम को आपको ही देना है और अच्छे से पूर्ण कराना है, तो मेहनत कर दे।